तो भाई कौन दिखा दे पैसे नहीं भैया मोबाइल का लंबा नाना के साथ एक फोटो खिंचवाना है नाना फोटो देखिए, जनजाति समाज की कल्याण की अनेक योजनाएं कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनके बारे में। भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है अब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी और अनेक कल्याण की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे जनजाति समाज के लिए की गई है, इसके लिए जनजाति समाज को बुलाया गया था। जयंती में समाज को बुलाना क्या अनुचित है? समाज के कल्याण की योजनाएं समाज के लोगों तक पहुंचे, क्या कांग्रेस को इसमें आपत्ति है? तो ये जो कांग्रेस का विरोध है, ये विरोध पूरी तरह से राजनीतिक है और जनजाति समाज का विरोध कांग्रेस ने किया है। चाहे वो रानी कमलापति जी के नाम से स्टेशन का मामला हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का काम हो। देश में लगभग 55-60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, तब भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं मनाई गई? राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने का निर्णय क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने हमेशा जनजाति समाज को वोट बैंक समझा है। कमलनाथ जी जो ट्राइबल सीट से जीतकर आते हैं छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम वो चाहते तो वो भी ये कर सकते थे, ट्राइबल क्षेत्र था, और उस विश्वविद्यालय का नाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक समझती रही। अब जनजाति समाज में जागृति आई है और पिछले चुनाव से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तब भी सारी ट्राइबल सीटों पर हम लोग जीते थे। अभी भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें सभी जगह ट्राइबल का वोट भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में मिला है। तो कांग्रेस का अब वोट बैंक सिमट गया है और इसलिए कांग्रेस में घबराहट भी है और बेचैनी भी है। और सपाई मित्रों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वच्छता मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है,
उसमें देश में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश लगातार पिछले वर्षों से है और इस वर्ष भी 20 तारीख को अनाउंसमेंट होगा और हम लोगों को विश्वास है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश पहले स्थान। ये जो लॉलीपॉप सरकार ने किया है, इससे कौन मूर्ख बनने वाला है, मुझे आप ये बता दीजिए। आपने इस साल 2021 में पिछले 7.25 साल में क्या किया, उसका भी ब्यौरा दूंगी। 2021 में आपने पेट्रोल 28 रुपए बढ़ाया है, डीजल लगभग 30 रुपए बढ़ाया है और आपने 5 और 10 रुपए से घटा दिया है। ये कौन से झुंझुन है? इनको क्या लगता है कि जनता बिल्कुल मूर्ख है, जनता को कुछ दिखता नहीं है? अरे जिस जनता की कमर आप तोड़ रहे हैं उसको ये झुंझुना मत दीजिए, उसको ये लॉलीपॉप मत दीजिए। ये सच है और मैं एक आपके सामने आंकड़ा रख रही हूं जो आपको पता भी है आंकड़ा, लेकिन क्योंकि आपके माध्यम से ये बात पहुंचानी है। इस वित्तीय वर्ष में 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, केंद्र सरकार ने 3,72,000 करोड़ रुपए कमाए फ्यूल के टैक्स से। 3,72,000 करोड़ रुपए। मात्र 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने राज्यों से साझा किए, मात्र 18,000 करोड़ रुपए। 3,72,000 करोड़ में से मात्र 18,000 करोड़ रुपए राज्यों से साझा हुए। और आपको पता है 18,000 करोड़ में से कितना राज्यों को दिया गया? 7,380 करोड़। 7,380 करोड़ अंततोगत्वा 3,72,000 करोड़ में से सरकार ने साझा किए। 41% 18,000 करोड़ का 7,380 करोड़ होता है। बाकी सारा पैसा केंद्र सरकार ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 13 बार बढ़ाई है जब से ये सरकार में आए हैं, वो स्पेशल और एडिशनल बढ़ी है और वो एक्साइज ड्यूटी है जो राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। राज्यों के साथ शेयर सिर्फ बेसिक एक्साइज करी जाती है जो नीचे रखी गई है। सारा सेस और सारी स्पेशल और एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार खुद रखती है। 7,380 करोड़ राज्यों को देने के बाद 3,72,000 करोड़ रुपए जो बचे वो केंद्र सरकार के पास में गए हैं। आपने पैसा कमाया और अब आप ठीकरा राज्य सरकारों के सर पे फोड़ रहे हैं। आप जनता को बिल्कुल मूर्ख ना बनाइए, क्योंकि यह भी सच है कि जो राज्य 1 रुपया 13 पैसे प्रति लीटर ऑफ पेट्रोल कमाते थे, आज 57 रुपए कमा रहे हैं, 57 पैसे कमा रहे हैं। और आप जो कि 9 रुपए कमाते थे, आप 33 रुपए कमा रहे हैं। आप 32 रुपए डीजल पे कमा रहे हैं और राज्य 74 पैसा कमा रहे हैं। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल की महंगाई नहीं है। महंगाई दाल की है, चीनी की है, चाय कॉफी की है। महंगाई आज कौन सी ऐसी चीज है? खाने का तेल 250 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। महंगाई हर तरफ है। जब महंगाई की बात करो तो हमारी वित्त मंत्री कहती मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूं, पेट्रोल ऐसा क्या महंगा है, ऊबर से चले लोग। इस तरह की बेतुकी बातें करना कहीं ना कहीं सरकार की असंवेदनशीलता दिखाता है। और ये जो वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लग रहे हैं 5 रुपए कम करने पे, कोई मोदी जी से ये जरूर पूछे कि जब कच्चा तेल $105 प्रति बैरल पर था 2014 में, तब 70 रुपए पे पेट्रोल क्यों बिक रहा था, और आज जब 80 पे हुआ है तो 100 रुपए से ऊपर क्यों बिक रहा है। और आप लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ, 2020 में $19 प्रति बैरल हो गया था कच्चे तेल का दाम। क्रूड ऑयल वाज एट $19 पर बैरल। क्या सरकार ने पैसे घटाए थे? 1 रुपए, एक नगद, एक पैसा नहीं घटाया था इस सरकार ने। तो अब यहां पर आकर हमने 5 रुपए घटा दिए और अपने दरिया दिली से नहीं घटाए हैं। जो उपचुनाव के नतीजे आए, जो चाटा हमारा लोगों ने महंगाई के चलते, उसके चलते मजबूर होकर सरकार ने घटाया है। और सच तो यह है कि आज भी केंद्र सरकार के पास बहुत एल्बो रूम है। 1000 रुपए पे रसोई गैस मिल रही है। आप गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को तो छोड़ दीजिए, हम सब के लिए भी बहुत मुश्किल है 1000 रुपए पे रसोई गैस खरीदना। एक आंकड़ा आपको छोटा सा बताती हूँ, ये हम लोग का कैलकुलेशन हो रहा था। आज किसान जिसको आप मवाली से लेके क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जिसको आप अपनी गाड़ियों के नीचे भी रौंद रहे हैं, अगर वो उसको 1 लीटर सरसों का तेल लेना है, उसको 14 किलो गेहूं बेचना है। और अगर उसको पूरे महीने का सरसों का तेल लेके घर चलाना है अपने परिवार का, तो उसको 1 क्विंटल गेहूं बेचना है। इस कदर महंगाई है। तो महंगाई बातें ऐसी कर रहे हैं
शेखावत जी, क्या मामला क्या है ये 137 और 138 नंबर के 2 प्लॉट हैं दूरसंचार गृह के पास। ये मेरे प्लॉट हैं और आज से 2 वर्ष पूर्व हमने इनको ये हमसे रिक्वेस्ट किए थे। हमने कहा कि चलो कोई है नहीं, चौकीदार रखना पड़ेगा तो इनको हम वो कर दें। तो ये कब्जा करके बैठ गए। हमने कहा भाई हमारा प्लॉट खाली करो, तो गुंडागर्दी और दादागिरी और मारपीट और माँ बहन की गाली बकते हैं। तो हमने फिर शासन के सामने अपना पक्ष रखा और शासन ने फिर उस पर अमल करते हुए और आज ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कब से कब्जा है इनका यहाँ पे? कब से नहीं छोड़ रहे? कब्जा तो नहीं, इनका कब्जा क्या अतिक्रमण छोड़ नहीं रहे बैठा हाँ। कई कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से। तो अब कोई आपको धमकी वगैरह? नहीं, हमको धमकी दी है इन्होंने जान से मारने की, ये करने की। ऐसा जी, तो आपने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है? जी, इसकी रिपोर्ट दर्ज है। FIR है इसके? हाँ, इसकी FIR है, पुलिस में थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज है। इरशाद वली द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके पालन में मेरे द्वारा एडिशनल SP दिनेश कौशल, एडिशनल SP अंकित जायसवाल, SDOP बैरागढ़ अंतिमा समाधिया, DSP अपराध अजाब श्री अक्षय चौधरी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई। इनकी सहायता थाना प्रभारी बैरागढ़, निशादपुरा, शोला मंदिर एवं परवलिया सड़क को लगाया गया। साथ ही अपराध शाखा और साइबर टीमों को भी सक्रिय किया गया। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी शुरू करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और मुखबिरों का तंत्र सक्रिय किया गया।
कहाँ से पकड़ा है? कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार निशातपुरा क्षेत्र में, भानपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसमें एक बच्ची भी बैठी हुई है। तत्काल ही सभी टीमों ने वहां जाके घेराबंदी की तो अपहरणकर्ता बच्ची के साथ डीआईजी बंगले की तरफ आ गए और डीआईजी बंगले पर उस कार को छोड़कर पैदल उसे लेकर अल्पना तिराहे तक आए। अल्पना तिराहे पर आकर के उन्होंने साईं कृपा ट्रेवलर्स से इंदौर जाने के लिए टैक्सी बुक की। ट्रेवलर्स द्वारा अधिक पैसा मांगा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे यह कहा कि हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, आप चाहें तो और सवारियां भी ले सकते हैं। इस बीच पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो गई कि होटल जमजम के पास एक संदिग्ध कार है और उसमें एक बच्ची बैठी हुई। तुरंत ही थाना प्रभारी हनुमानगंज को बताया गया और उन्होंने अपनी टीम को होटल जमजम भेजा। इस बीच हमारी बाकी टीमें वहाँ पहुँच गई। वहाँ एक कार सफ़ेद रंग की हुंडई एक्सेंट में बच्ची अकेली बैठी हुई थी। वहाँ जैसे ही पुलिस पहुँची, आरोपी वहीं पास में ही खड़ा था। उसने पुलिस की सक्रियता देख करके और वहाँ से खिसक कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब किया। बच्ची को कोई चोट नहीं है, बच्ची एकदम सकुशल थी। बच्ची को मां को सुपुर्द कर करके आरोपी की तलाश के लिए पुनः सभी टीमों को लगाया गया। थोड़ी देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि हलालपुरा बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में है। वहां हमारी टीमों ने पहुंचकर उसकी घेराबंदी की तो वहां से राकेश मेहर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उससे पूछताछ करने पर उसने बच्ची के अपहरण और फिरौती की मांग करना स्वीकार किया। सर, इसमें कुछ फिरौती भी मांगी गई थी उससे, और कितनी दी गई? अपहरणकर्ता द्वारा बच्ची की मां को हर 10 मिनट बाद फोन करके और 50,000 की राशि को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए लगातार फोन किया जा रहा था। और इस कड़ी में पुलिस द्वारा बच्ची की सकुशलता के लिए फरियाद पीड़ित अपहर्ता की मां से उसके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर भी कराए गए थे। सर, इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं 20 मिनट के लिए, वो सीसीटीवी फुटेज भी बंद हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि मां, जो बच्ची की मां है, उसका नंबर अपराधी तक कैसे पहुंचा, इस बारे में कुछ जानकारी मिली? इसमें मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अपहरणकर्ता है वो बच्ची की घर में, मतलब बच्ची की मां द्वारा जो घर में काम करने के लिए बाई रखी गई थी, उस बाई का पुत्र है। और अपहरणकर्ता इसमें बच्ची से काफ़ी हिला मिला था और बच्ची उसको भैया भैया करके पुकारती थी, इसलिए बच्ची को उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ। बच्ची बिल्कुल डरी भी नहीं थी, उसके साथ खेलते कूदते घूम रही थी। सर, सीसीटीवी फुटेज कैसे बंद हुए? 20 मिनट के लिए गैपिंग हुआ है उसमें। ये सब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए। देखिए, आर्थिक रूप से ये कमजोर था कि वो 50,000 की मांग कर रहा था, या कर्जा वर्जा था? इसने अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि इसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था और आर्थिक रूप से बहुत परेशान था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। उसकी मां भी इन्वॉल्व थी सर इसमें? उसकी मां इन्वॉल्व? अभी ये सब विवेचना के विषय है, अभी इन सब के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री साई मनोहर साहब ने पुलिस के इस अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रसन्न होकर के 30,000 रुपए के नगद इनाम और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की। सर, ये अपराधी जो किडनैपर जो है, पहले भी कोई किडनैपिंग करके रिकॉर्ड देखा जा रहा है। थाना बैरागढ़ में एक अपराध मिला है, बाकी थानों में इसका आपराधिक। ये रहते कहाँ सर आरोपी? ये लोग बैरागढ़ में ही रहते हैं। काम क्या करता है ये ऐसा कोई विशेष काम नहीं करता है। इसकी माँ उस बच्ची को संभालने का काम और बच्ची की माँ। इस मामले में किस किस को आरोपी बनाया जाएगा? अभी ये सब बताना बहुत जल्दबाजी होगी। उम्र कितनी सर आरोपी की? मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और उससे काफी बारीकी से और सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हम उसका रिमांड भी लेंगे। यदि इसमें और आरोपियों के सम्मिलित होने की सूचना मिलेगी तो उनको भी हम जल्द ही गिरफ्तार। उम्र कितनी है आरोपी की? उम्र 25 वर्ष। सर, इसके जो संबंध अच्छे थे, उसके बाद इसने अपहरण का निर्णय लिया, उसके पीछे क्या होता है, उसका एम क्या था? आर्थिक परेशानी और कर्जा सबसे बड़ा कारण था और अपहरणकर्ता को यह गुमान था कि फरियादिया डर जाएगी क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है, पुलिस तक रिपोर्ट नहीं जाएगी और वो इतनी छोटी रकम की मांग कर रहा था कि उसको लगा कि ये रकम उसको आसानी से मिल जाएगी। वो बच्ची को छोड़ देगा और ऐसे शो करेगा कि उसने बच्ची को अपहरणकर्ता से छुड़ा के लाया। सर, क्या धारा लगाई?
इसमें 364A लगाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा है। और हम इसको चिन्हित भी घोषित कर रहे हैं और इसको फास्ट ट्रैक में इसका ट्रायल कराएंगे और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय अदालत से कराने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार परेशान